Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुर्जर आंदोलन की 16वीं बरसी है और इस बरसी पे हमारे साथ हैं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह। सीधी बात करेंगे सर, 16 साल हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे 16 साल के और 16 साल के संघर्ष को? देखिए सर, 16 साल का जो संघर्ष है वो लगातार संघर्ष जारी रहा। समाज ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष जारी है हमारा। अभी भी आप देखिए, हमारा जो एमबीसी आरक्षण है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और ये संघर्ष समाज का और हमारी टीम का बहुत ज़बरदस्त रहा। आज हम उनको याद करते तो आंखें नम हो जाती। ठीक सर, 16 आपने कहा कि जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अधूरा जैसा दिखाई देता है। एमबीसी आरक्षण हो या फिर जो शहीद परिवार थे उनको भी कहीं ना कहीं आज भी ये दुख होता है कि नेता हमारे तक पहुंचे नहीं हैं, आज भी सुख दुख में अकेले ही हैं वो लोग। देखिए, पहले तो एमबीसी आरक्षण की बात करूं मैं, तो एमबीसी आरक्षण राजस्थान में चौथी कैटेगरी बनवाई हमने। एसटी एससी ओबीसी की कैटेगरी थी और हमारे संघर्ष के कारण, समाज के संघर्ष के कारण राजस्थान में आज चौथी कैटेगरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मानसिकता है, जो शासन करने वालों की जो मानसिकता रहती है, वो रहती है कि आरक्षित वर्ग के खिलाफ हमेशा रहती है और इसी कारण हमेशा कोर्ट में लिटिगेशन में फंस जाता है रिजर्वेशन। पहले 2008 में हमें 14% जोड़ दिया सामान्य वर्ग का, उसके बाद में जब फिर आंदोलन किया 2009 में तब उसको अलग अलग नहीं किया, फिर वो गवर्नर के साइन हुए। 2015 में हमने फिर आंदोलन किया, तब जाके वो पहले अशोक गहलोत जी की सरकार आई 2011 में, तो उन्होंने 1% दिया जो 50% के अंदर था। और इंदिरा साहनी का जो केस था वो आड़े आ गया, फिर 1% दिया। उसके बाद में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट 2012 में लागू की हुई। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में फिर सरकार बदल गई अशोक गहलोत जी की। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा एक सकारात्मक पहल की कि ओबीसी का हमारे कमीशन की रिपोर्ट बैठाई और कमीशन की रिपोर्ट बैठाने के बाद में हमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु में आरक्षण दिया। 2015 में फिर आंदोलन किया हम लोगों ने, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब जाके हमारा रिजर्वेशन लागू हुआ। अब वो भी 14 महीने लागू हुआ। 14 महीने के बाद में 1252, आपको पता ही है सिकंदरा में कितना बड़ा संघर्ष किया, यूथ ने किया, सब लोगों ने करके, और 1252 को सुप्रीम कोर्ट से हमने उनको नौकरियां दिलवाई। अब जब 2015 में जब एक्ट लागू हुआ तो संविधान की नवीन सूची में जाने की बात थी। तो संविधान की नवीन सूची में यहाँ से सरकार, केंद्र में भी सरकार मोदी जी की थी, राजस्थान में सरकार मोदी जी की थी, तो दोनों ने जब थे तो 2009 में जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने फिर रिजर्वेशन दिया और आज रिजर्वेशन बदस्तूर जारी है। जो टोटल जो आरएस की और छोटी 13,000 लोगों के लगे, हमारे देवनान योजना की, हमें स्कूटी योजना का लाभ मिला। ये सब मिलके हमारा संघर्ष तो लगातार जारी है। जो आपका सवाल है कि क्यों फंस जाता है, ये मानसिकता है लोगों की जो आरक्षित वर्ग के खिलाफ रही है, वो देश में भी चल रही है। आज की तारीख में वर्तमान में क्या है, अब आज वर्तमान में यही चल रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। उसी तरीके से हमारा जो रिजर्वेशन भी वो में हमेशा खतरे में आता है। दूसरा ये कि जो आपका सवाल था कि लोग जो परिवार हैं उनके साथ देख रेख की, ऐसा नहीं है। समाज के नेता हम लोग सब हमेशा हमें जब भी मौका मिलता है तो लोगों से मिलते हैं। एक यहीं अभी दौसा के पास का उदाहरण है बघलाई का। 3 बच्चे थे उनके, 2 बच्चे मैंने धौलपुर में पढ़ा है। वो लड़का, बड़ी खुशी हुई, कल परसों आया, उनकी बहन की शादी थी, कार्ड लेके, तो वो कह रहा था सर मैं नौकरी कर रहा हूँ। अब वो बने सिंह जी यहाँ गुर्जर आंदोलन में एक्सपायर हुए, शहीद हुए। उनकी जो पत्नी थी वो ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गई, जो उनकी नौकरी लगी थी। अब बूढ़े माता पिता थे, उनके दादी और दादा ने पाला उनको, तो बड़ा संघर्ष रहा। हम लोग मिलते हैं। अब जैसे दुब्बी में दादी है, उनकी देखभाल कर रही है। तो हाँ, कुछ लोग जिनको आंदोलन के बाद में एक्सपायर हुए, अभी हमारे 72 लोग शुरू में जो शहीद हुए थे, उसके बाद में 4 लोगों को और मुआवजा दिया राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार आई। 4 जी, आप देखिए विडम्बना, गोली चलाई बीजेपी की सरकार में, मुआवजा दिया अशोक गहलोत भी उसी वक्त में हुए। अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं कुछ मुकदमे, लेकिन जो संघर्ष रहा उस संघर्ष के अनुसार जो समाज ने संघर्ष किया, पूरे देश के गुर्जर समाज ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के अनुसार हमें लाभ मिलना चाहिए था, वो आज नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये कि आरक्षित वर्ग के खिलाफ जो राजनीतिक दलों की एक मानसिकता रही है। ठीक सर,
संघर्ष की सड़कों से लेकर पटरियों तक संघर्ष हुआ था। लेकिन मैं इस दौरान कुछ अगर पुरानी जो यादें हैं उनको अगर ताज़ा करूं तो किरोड़ी सिंह बैंसला अब हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसी कोई यादें हैं आप लोगों के बीच में जो आज भी उस बरसी है तो आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ में? कोई ऐसी कोई बात हुई हो या फिर संघर्ष के दिनों में ऐसा कई संघर्ष होता है, तो ऐसे कोई संघर्ष है जो आज भी दिलों पर तरोताज़ा है? देखिए, बैंसला जी का एक वाक्य मेरे को जब हम लोग आंदोलन में थे तो वो हमेशा एक कहा करते थे कि हिम्मत, समाज की लीडरशिप करना दुधारी तलवार है, ये दोनों तरफ से काटती है, आती भी काटती है और जाती भी काटती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि समाज की लीडरशिप करना कोई मामूली खेल नहीं है, और उसमें गुर्जर समाज की लीडरशिप करना वो मामूली खेल नहीं है। वो एक कहा करते थे, जब हम सचिवालय में जो वार्ताएं करते थे जब सीनियर IASओं के IPSओं के बीच में, तो वो कहते थे देखो, मैं गुर्जर समाज के बीच में भूटान की सकड़ी गलियों से हाथियों को निकालने जैसा है, क्योंकि भूटान की सकड़ी गलियां हैं, उसमें से जब हाथी निकलेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन मेरा नेतृत्व ऐसा रहा तो भूटान की सकड़ी गलियों से मैं हाथियों को निकाल लाया। मतलब गुर्जर समाज को इतना जो उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे शांत हुआ, उसमें उनका एक ही वाक्य था और लीडरशिप उनकी बहुत मजबूत थी। वो हमेशा यही कहते थे कि मरने के बाद में सामाजिक जो नेता होते हैं, मरने के बाद में याद किया जाता है, और वो ही बात हुई। बैंसला जी जब जिंदा थे तो लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कभी तो कहा कि राजनीतिक दलों से साथ हाथ खेल रहे हैं, कभी कहा कि इतने पैसे ले लिए, दिल्ली वालों ने बहुत आरोप लगाए, आसपास के लोग जो लीडरशिप थी उन्होंने आरोप लगाए राजनीतिक रूप से। तो उनको जो सम्मान जीते जी नहीं मिला, वो मरने के बाद में मिला। तो वो कहते थे कि सामाजिक रूप से जो आंदोलन करने वाला है वो जीते जी सम्मान नहीं पाएगा, मरने के बाद पाएगा। वही भीमराव अंबेडकर जी का देख लीजिए, जीते जी वो चुनाव हार गए, लेकिन जब मरने के बाद में आज उनकी पूजा होती है, गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे मूर्तियां लगती है, वैसे ही बैंसला जी का रहा है। हिम्मत सिंह जी, एक तरफ तो पूरी फोर्स थी और एक तरफ गुर्जर थे। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है नेताओं के ऊपर कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, चाहे पब्लिकली मान लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से मान लीजिए। तो कितना बड़ा प्रेशर होता था, किस तरह के समझाते थे, और एक कहा जाता ढेर लगे रहते थे रोटियों के, सब्जियों के, किस तरीके का रहता था, किस तरह के समझाया बुझाइश करते थे आप वहाँ पे? देखिए, 2007 का जो मैं शेयर करूँ, 2007 का आंदोलन था पाटोली पीपलखेड़ा में। एक दुर्भाग्य था कि गुर्जर समाज जब रिजर्वेशन की मांग कर रहा था तो हमारे बराबर के भाई मीणा समाज के दिमाग में कुछ गलतफहमी आ गई थी कि ये रिजर्वेशन हमारा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। हम लोगों ने ये कहा था कि मीणा समाज का जो रिजर्वेशन ST का 12%, वो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हमें अलग देना चाहिए। तो वो उस वक्त जरूर हमारा संघर्ष में आपसी जब टकराव हुआ, जब 4-5 महीने तक वो टकराव चलता रहा, रोज़ खबरें आती थी कि आज यहाँ मीणा समाज के लोगों ने घेर लिया, आज यहाँ गुर्जर समाज ने मीणा समाज के लोगों को घेर लिया, तो बड़ा पीड़ा होती थी। हम लोग ये कहते थे इस देश में जो बराबर के भाई हैं, हम बैठने वाले हैं, साथ साथ हमारा रीति रिवाज, संस्कृति सब कुछ एक है, विरासत से मिली हुई हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति में जब टकराव होता था तो बड़ा दुख होता था, लेकिन लोगों को बहुत समझाइश की हम लोगों ने, हमेशा समझाते थे कि नहीं, ये हमारे भाई हैं। मीणा समाज का भी हम शुक्रिया करेंगे जो नेता लोगों ने बाद में समझा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बहुत अच्छी पहल की। 2013 में जब ये अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो गुर्जर मीणा समाज का अशोक गहलोत जी ने पहल करके 2009 में एक सम्मेलन बुलाया और बिरला ऑडिटोरियम में दोनों समाज के लोगों को बैठाया। तो हम लोग समझाइश करते थे। अब जो फायरिंग हुई 2007 में, जो फायरिंग हुई एक अधिकारी की गलती से हुई, जो अभी तो रिटायर्ड हो गए, वो ग्वाला था, उसकी गलती से IG था वो, उसकी एक हठधर्मिता के कारण हुई। और कहीं न कहीं बीच में अभी कोई भी बात चलेगी तब खुलासा करेंगे कि उसमें कई लोग बीच में थे जो वसुंधरा को हटाना चाहते थे, और वसुंधरा के दिमाग में यहाँ से जब दिल्ली गई हुई थी, हमारा आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में वो कोई मीटिंग में गई हुई थी। यहाँ के जो नेता थे उन्होंने यहाँ के IG से मिलके और गुर्जरों पे फायरिंग करवा दी। बाद में पता चला, वसुंधरा जी जब हम लोग वार्ता करने गए तो वो हमारे सामने रोई और ये कहा कि नहीं, मुझे तो अंधेरे में रखा गया है यहाँ की लीडरशिप ने। उनमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आया था, भवानी सिंह राजावत का नाम आया था, ओम बिड़ला का नाम आया था। इन लोगों ने उनको अंधेरे में रखे और यह फायरिंग करवा दी। उसके बाद में समाज ने, हम लोगों ने समझाइश की, बड़ी मुश्किल से लोग, जो उग्रता थी वो कम हुई। 2008 में भी यही घटना हुई। हम पीलूपुरा में हमने घोषणा कर दी थी कि 11 बजे के पहले हम रेलवे ट्रैक पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि जो मावई गोत्र की गाड़ थी वो 11 बजे आने को थी।
लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से फायरिंग शुरू कर दी। वो 9:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई। आपकी मीडिया चैनल वाले सब उस वक्त मौजूद थे। पाटोली पीपल गढ़ा में तो खैर बाद में आए थे, लेकिन 2008 में जब 23 मई आज के दिन जो फायरिंग हुई थी, पूरा मीडिया मौजूद था, पूरी ओबी बैन सब मीडिया मौजूद था, उसके सामने फायरिंग हुई है। हम लोगों ने कहा कि हम 11 बजे ट्रैक पर चढ़ेंगे, लेकिन वहाँ से किसी एक पुलिस वाले या पता नहीं कौन जवान था, उसने गलती से वो फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद लोग मरना। तो काफ़ी समझा। अब वही घटना है सिकंदरा में 24 तारीख को 2008 में हुई। तो मैं पीलूपुरा था, यहाँ के एसपी पी राम जी थे और कलेक्टर राजेश यादव था। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ की लोकल लीडरशिप से ये नहीं मान रहे हैं। तब मैं वहाँ से रवाना हुआ और मैं महुआ पहुँचा, इतने में फायरिंग होगी यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर लगातार जब हमारा आंदोलन चला, 2015 में भी घटना शायद आपको भी ध्यान है, माली समाज के और गुजर समाज के बीच में कुछ भ्रांति पैदा कर दी थी। उस भ्रांति को दूर कर रात को 2-2 बजे तक आप भी हमारे साथ थे। बड़ी मुश्किल से समझाया लोगों को कि भाई मीणा ये माली समाज, इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ घटनाएं हो जाती है, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो समझाइश के बाद में समाज को हम एक दिशा की तरफ लेके गए और आज हम इस बात का फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे जो मुकदमे में जो लोग गिरफ्तार हुए सबको हमने छुड़वाया, जिनके मुकदमे लगे थे उनको वापसी करवाए। आज हमारा एक भी आदमी जेल में नहीं है। उस वक्त ज़रूर 2008 में लोग जेल में थे, लेकिन आज कोई नहीं जेल में नहीं है। कुछ लोगों के अभी बीच में कोटा में हमारे संघर्ष के साथी सुरेश गुजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, हम लोगों ने उसका विरोध किया, तो उसके बाद में वो भी आज बंद है। तो समाज का तो बड़ा पीड़ा तो होती है और समझाइश भी है, समाज ने हमारी बात भी मानी। लेकिन सर इस बीच में बैंसला जी का एक बात बड़ी याद आती है कि राम प्यारी जब तक पढ़ेगी नहीं, दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज। लेकिन राम प्यारी कहाँ तक पहुंची, ये तो बता दीजिए अब। देखिए, राम प्यारी का पहुंचने की बात है, बैंसला जी का हमेशा ये रहता था। जब भी वो समाज के बीच में जाते थे तो वो एक बात कहते थे कि सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है लड़कियों को। महिला शिक्षा जब तक नहीं होगी, क्यों 2 परिवार ठीक होते हैं, एक तो खुद का परिवार, एक पीहर का, तो 2 परिवार को ठीक करती है। तो वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चियों को पढ़ाना हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी प्राथमिकता से हमने 2011 में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो छात्रावास को, देवनान योजना से जो हमें पहले छात्रावास मिलते थे, उसको हम लोगों ने ये कहा कि हमें हेडपम्प नहीं चाहिए, हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमें सड़क नहीं चाहिए, हम तो पैदल चल लेंगे, हम तो कच्ची सड़कों पे चल लेंगे, लेकिन हमारे हॉस्टल बनने चाहिए। हमारे देवनान योजना से बालिकाओं के छात्रावास, आपके 10+2 की स्कूलें बननी चाहिए। आज मुझे अभी कल परसों रिजल्ट आया, उसमें 4 लड़कियां हैं जो 95 से ऊपर हैं। 2 लड़कियां देवनान योजना गुरुकुल योजना में पढ़ रही है, झुंझुनू में, खेतड़ी की है। कल मेरे पास फ़ोन आया, उनका 99 पॉइंट, मतलब एक का तो 99 है और एक का 99.40 है। तो बड़ी खुशी हुई। अब राम प्यारी पढ़ रही है। आज बैंसला जी जिंदा होते तो वो भी खुश होते कि जो मैं जो बोलता था, जो मेरा एक संदेश था, उस संदेश को समाज ने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया। और आज वो संदेश है, कहीं न कहीं हमारी राम प्यारी जरूर कलेक्टर बनेगी। और बैंसला जी तो नहीं रहे, लेकिन हम जरूर कभी राम प्यारी के दफ्तर में जाएंगे तो हमें ज़रूर कहेगी कि आइए सर चाय पीजिए। जिनको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुजर नेता हिम्मत सिंह, जिन्होंने 16वीं गुजर आंदोलन की 16वीं वर्षी पर हमसे विशेष बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक। लंबा कर दिया, इसको रोक। लंबा है लंबा बहुत कर दिया।